यूट्यूब के आईएमफिश एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन फरवरी 2021 के अंतर्गत सम्मिलित सार संग्रह जो कि जीएस के वन लाइनर प्रश्न होते हैं उनको देखेंगे, जो कि आपके विभिन्न एग्ज़ाम, चाहे वो राज्य के एग्ज़ाम हो या आपके केंद्र के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में आपके यहाँ से प्रश्न सीधे देखने को मिलते हैं। बीपीएससी के अगर आप छात्र हैं, यूपीपीसीएस के छात्र हैं या यूपीट्रिपलएससी के छात्र हैं, एसएससी, रेलवे, अन्य सभी एग्जामों में भी प्रश्न यहाँ से सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि चालकोलिथिक युग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है। तो प्रश्न ये है कि चालकोलिथिक जो आपका युग है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहते हैं ताम्र पाषाण युग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो अगर आप बात करें कि चांदी के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ मिले हैं, वो आपकी हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में नचिकेत और यम के संवाद का उल्लेख मिलता है। तो नचिकेत और यम का काफ़ी उल्लेखनीय संवाद है जो कि आपको कठोर निषद में आपको देखने को मिलता है। कठोर निषद में आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वो कौन सा अभिलेख है जहाँ पे गौतम बुद्ध के जन्म को लुम्बिनी में दिखाया गया है? तो वह है आपका रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यहाँ से प्रश्न आपको सीधे आ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं कि फैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो आपका कन्हेरी, महाराष्ट्र। तो 2 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कन्हेरी कहाँ है पूछ सकता है, वो महाराष्ट्र में है, प्लस जो है 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, विक्रम और शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर होता है? तो दोनों में 135 का अंतर होता है। इसके अलावा एक बेसिक फैक्ट लेंगे, अगर जो आपका वर्तमान कैलेंडर चल रहा है अगर उसमें आप 57 जोड़ देते हो तो आपको विक्रम संवत मिल जाता है। ठीक है, और अगर जो वर्तमान कैलेंडर है उसमें से 78 घटा देते हो तो आपको शक संवत मिल जाता है। अगर इनके प्रारंभ की बात करें तो विक्रम संवत की जो शुरुआत है वो 57 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है। योम शक संवत की जो प्रारंभ की अवधि है वो 78 यानी 78 ईस्वी मानी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमने ले लिया। अगला प्रश्न है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। तो ये जो कथन था ये गुरु नानक जी का कथन था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? तो ये जो समाप्ति हुई थी उसमें जो संधि हुई थी उसका संधि का नाम था मंगलूर की संधि। तो सीधा डेट भी पूछ सकता है कब हुई थी, 11 मार्च 1784 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था? तो लॉर्ड डफरिन का याद रखिएगा, इसी ने जो है उपहास जो है उड़ाया था कांग्रेस का, कहा था कि वही अत्यधिक अल्पसंख्यकों के लोगों की संस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? तो 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक मुस्लिम धर्मगुरु ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। तो 1580 में अकबर के खिलाफ जो है फतवा जारी हुआ था जौनपुर से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। 1908 में 6 वर्ष की इनको आपकी क्या हुई थी, कारावास हुई थी। अगला प्रश्न है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? ठीक है, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में आपकी जो है समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजी राज को भारत में बचा लिया, ये कथन किसका था? तो ये कथन था आपका इतिहासकार किन का, ये कथन था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के मुकदमे जो लगे थे, बचाव पक्ष के वकील कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों में जो मुकदमे लगे थे उनके बचाव पक्ष के वकील कौन थे? उनका नाम था भोला भाई देसाई, तेज बहादुर फकरू, कैलाश नाथ काटजू एवं जवाहरलाल नेहरू। तो ये बचाव पक्ष के वकील थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिप्स मिशन जब भारत आया था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो आप थे चर्चिल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो आपके जो उसका नेतृत्व जो दिल्ली में किया था वो आपके थे सैयद हैदर राजा साहब ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 का जो शाही दरबार लगा था कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। ठीक है, तो 1911 तक ये चीज़ जो है बनी रही थी। और ये भी इंपॉर्टेंट पर पूछता है कि जो दिल्ली दरबार जिसे कहते हैं 1911 में लगा था और उसमें कौन थे सम्राट? जॉर्ज पंचम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1919 में जघन जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें लॉर्ड चैमफोर्ड जो थे वो भारत के क्या थे? गवर्नर थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी वायसराय थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? वो था आपका चौरी चौरा हत्याकांड। ठीक है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, चौरी चौरा कांड हो गया, तो उसको उन्होंने हिमालय जैसी भूल बताई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो थे डॉक्टर मुंजे। डॉक्टर मुंजे जो है निंदा प्रस्ताव ले आए थे गांधी जी के खिलाफ। अगला प्रश्न देखते हैं, अपना त्यागपत्र देने के बाद केंद्रीय मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर की। अगला प्रश्न आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 15(5) 15 के 5वें पार्ट में। ठीक है, अगला देखते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। ये कहा था केटी शाह साहब ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न देखते हैं, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश का जिक्र है। अगला प्रश्न है, निवारक निरोध यानी प्रिवेंच्योर डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिनियम अधिकतम कितने समय तक बंदी बनाया जा सकता है? तो 3 माह तक आप पे अगर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा तब भी आपको बंदी बनाया जा सकता है प्रिवेंच्योर डिटेंशन के तहत, निवारक विरोध के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय यानी फिजिकल विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? वो है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है, अगला है, दल बदल निरोधक अधिनियम लागू हुआ था तो वो आपका 1 मार्च 1985 से ये लागू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो आपका आर्टिकल 350 का के अंदर ये बात कही गई है कि हर राज्य को सुनिश्चित करना है कि उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितने राज्यों या केंद्र शासित राज्यों में हिंदू धर्मानुयायी अल्पसंख्यक के रूप में, यानी जहाँ पर हिंदू क्या है अल्पसंख्यक माने जाते हैं, वो टोटल राज्य आपके 8 राज्य हैं। लक्षद्वीप में आपका 2.5% है, मिजोरम में 2.75% है, नागालैंड 8.75%, मेघालय 11.53%, जम्मू कश्मीर 28.44%, अरुणाचल प्रदेश 29% और मणिपुर 31.39% और पंजाब में 38.40। ठीक है, यहाँ पे हिंदू
ये संख्याएं हैं, ठीक है, जो कि आपके क्या माने जाते हैं, अल्पसंख्यक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है गोल्डी लॉक्स जोन क्या है? भूपृष्ठ के ऊपर वाष्पयोग मंडल की सीमाओं को गोल्डी लॉक्स जोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? 150 × 10⁶ किलोमीटर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं? वो पड़ती हैं आपकी भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पर। अगला प्रश्न देखते हैं अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो उस नदी का नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? तो आयोनोस्फीयर के अंदर जो है रेडियो तरंगों का विक्षेपण होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि पृथ्वी से उत्सर्जित विकिरण के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं ओरान जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ओरान जनजाति आपकी जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? तो सबसे बड़ा जो चांदी जहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है आपका मैक्सिको। अगला प्रश्न है कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है? तो केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर आपकी कार्डमम की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपका पर्यावरण एवं जैव विविधता संबंधित है। दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों का संगम बिंदु क्या कहलाता है? यानी अगर दो अलग अलग हैं, ठीक है, और वो मीट कर रहे हैं तो उनका जो मीट पॉइंट है उसे बोलेंगे आपका इकोटोन यानी संक्रामिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका उच्च जैविक वायुमंडल मांग यानी बीओडी क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर को दिखाने का काम करता है। आपका जो अगर हाई है बीओडी तो आपको क्या दिखाएगा कि आपका जो है माइक्रोबियल प्रदूषण ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। इसके प्रावधान कब लागू हुए? तो 1988 में। तो दो प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 1985 में जो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित पूछ सकता सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। प्रश्न ये प्रावधान लागू कब हुआ? तो 1988 में। तो दो प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए कौन सी गैस सांद्रता का पर विचार किया गया है? तो है CO2। अगर आपका कंफर्टेशन नापना है तो ग्लोबल वार्मिंग को तो CO2 पर विचार किया गया है। अगला प्रश्न है कॉमेंग एलिफेंट रिजर्व योम देवलाली एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? दोनों अरुणाचल प्रदेश में, चाहे कॉमेंग हो चाहे आपका देवलाली हो। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो ये तीनों वन आपके चाहे मैंग्रोव हो चाहे सदापर्णी हो या पर्णपाती हो, तीनों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं तैलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु परिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी को कहते हैं? अगर तेल आपका बिखरा या जो है तैलीय पंख है तो जो पद्धति है उसे बोलते हैं ऑयल जैपर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं एजेंडा 21 जिसका उद्देश्य 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण को संरक्षित करना है संबंधित है सतत विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। अगला है आपका एक मार्क एक्ट जो है भारत में लागू हुआ था 1937 में, इंपॉर्टेंट एक्ट है। अगला है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी CAZARI कहाँ पे है? तो आपका ये जोधपुर में है, इंपॉर्टेंट संस्थान है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं जलवायु परिवर्तन और आपदा से है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 की बात हो रही है, ठीक है। उसमें भारत का स्थान पूछा है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न बन जाता है, 9वां स्थान है, ठीक है। उस बीमारी या अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटना को क्या कहा जाता है जो प्रायः बहुत बड़ी संख्या को एक साथ प्रभावित करती है? जैसे महामारी, इसे जैसे आपका फिर बोलते हैं आपकी जो है पेंडेमिक या जो है एपिडेमिक, तो वो आपकी क्या होती है? महामारी होती है, ठीक है। जैसे कोरोना को भी क्या घोषित कर दिया गया? महामारी घोषित कर दिया गया है। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ पे है? तो सुनामी चेतावनी केंद्र जो है आपका वो हैदराबाद में है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक चक्रवात आने का कारण क्या है? तो अधिक ताप के कारण बना निम्न दाब क्षेत्र, तापमान ज़्यादा होता है, ठीक है, और दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी वजह से आपका जो है तटवर्ती क्षेत्र में अधिक चक्रवात आने की संभावना रहती है।
पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ी है। तो बार बार बाढ़ आने का कारण क्या है? उत्तर भारतीय मैदानों में गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी आ गई है। ठीक है, गाद लगातार क्या इकट्ठा हो रहे हैं, फिल्टर इकट्ठा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, जिस वजह से जो गहराई कम होगी, पानी ऊपर रहता है तो बाढ़ जल्दी आपका आने लगता है, ओवरफ्लो जल्दी होता है। आगे बढ़ते हैं। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के अंतर्गत भारत को किस वर्ष तक तपेदिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो टीबी से हमें मुक्ति पानी है, कब पानी है? 2025 तक हमें टीबी से मुक्ति ले लेनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट जिम्मेदार समाज की अवधारणा प्रस्तुत की गई। यह अवधारणा केंद्रित है महिलाएं एवं बच्चे, समाज कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन पर। अगला प्रश्न है, समग्र संपोषण विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में भारतीय रैंक कितनी है? तो आपका उसमें आपकी जो है समग्र संपोषण विकास लक्ष्य में भारतीय रैंक 60 में है। मौद्रिक गुणांक क्या व्यक्त करता है? वो M3/M0 के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला है, गोईपुरिया समिति 1951 में किससे संबंधित थी? तो जो गोईपुरिया समिति थी वो बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा होता है? उसका नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक बिजनेस फ्रेंडली देश कौन बताया गया है? तो सबसे ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली देश आपका न्यूजीलैंड है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसी आधार पर जो है महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा गिव इट ऐप अभियान शुरू किया गया है LPG सब्सिडी के परित्याग के लिए। ठीक है, अगर आपको LPG सिलेंडर को छोड़ना है तो उसके लिए आपको गिव इट ऐप जो है अभियान नाम दिया गया है। पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन किससे संबंधित है? तो आपका है शिक्षण एवं शिक्षकों से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान और तकनीकी के प्रश्न लेते हैं। एक आँख के होने की बजाय 2 आँख का होना अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि 2 आँखों के होने से प्रतिबिंबों की प्राप्ति में, ठीक है, आपका सममिति सटीकता होती है तथा गहराई एवं दूरी का शुद्धतम अनुमान होता है। अगला प्रश्न है, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, वो हमारे रेटिना जो चित्र बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वो वक्त से छोटा होगा, ठीक है, और उल्टा होगा। वक्त से छोटा होगा और क्या होगा? उल्टा होगा, जो रेटिना पे हमारे जो है प्रतिबिंब बनेगा। अगला है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा? वो जो है घट जाएगा। ठीक है, अगर आप हीट करते हैं किसी सेमीकंडक्टर को, अर्धचालक को, तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो घटता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना किसका उदाहरण है? ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला है आपका पाश्चुरीकरण यानी पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को जीवाणु मुक्त किया जाता है। या सीधे पूछता है पाश्चुराइजेशन या पाश्चुरीकरण किस संबंधित है? तो वो कहीं ना कहीं दूध के शुद्धिकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज यानी कटलाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या होता है? तो एंजाइम जो होता है वो लिविंग सिस्टम में क्या कर देता है? एक तरीके से कटलिस्ट का काम करता है। किस रंग के प्रकाश का पौधों पर द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो हरा रंग जो होता है, हरा रंग के अतिरिक्त हरे पत्ते सभी रंग का अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांध के लक्षण उपयुक्त होंगे उनके पुत्र और पुत्रियों दोनों में। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है, उसे मोतिया बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुनहरी यानी गोल्डन चावल एक क्या है? ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला जाता है जो शरीर में पहुंचने पर विटामिन ए में बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है आपका विटामिन ए की अगर आपको आवश्यकता है तो आप गोल्डन चावल ले सकते हैं। अब हम देखते हैं खेल कूद से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित होने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन थी? उनका नाम था दीपा मलिक। ठीक है, राइडर कप किस खेल संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है राइडर कप। भारत ने ओलंपिक में पुरुष हॉकी में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो है उन्होंने पहली बार पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। वाटर पोलो की सर्वोच्च नियामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है
फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनले फिना। किस खेल की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था फेडरेशन डीला लूटे है यानी फिला है, वह कुश्ती की। अगला है फुटबॉल में फीफा द्वारा गोल्डन गोल की व्यवस्था आरंभ की गई थी 1993 में। राजीव गांधी खेल पुरस्कार में विजेता को दी जाने वाली राशि कितनी है? 25 लाख रुपए है। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार विजेता को कितनी राशि मिलती है? 15 लाख रुपए मिलता है। टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? वह अनिल कुंबले, पाकिस्तान के विरुद्ध। अगला है ड्रिबल, बुकिंग, थ्रोइंग, फ्लैग आदि शब्दावली किस खेल संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। कंप्यूटर ज्ञान के प्रश्न देख लेते हैं। सूचना और संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त विधि जिससे अनाधिकृत उपयोगकर्ता को सूचना तक पहुंचाने से रोका जा सकता है कहलाती है कोड। ठीक है। साइबर स्पेस यानी से तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर के विश्व स्तरीय नेटवर्क का एक प्रचलित नाम है जिसे बोलते हैं साइबर स्पेस। एक जाल होता है आपका नेटवर्क का। ठीक है। अगला है मदरबोर्ड पर बना वह स्थान जहां उपकरण लगाकर कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाई जा सकती है, उसे बोलते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में एक डॉक्यूमेंट से किसी शब्द या शब्द समूह को उसी डॉक्यूमेंट या किसी अन्य डॉक्यूमेंट से लिंक करने की व्यवस्था क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट। अगला प्रश्न है किस मूल सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी प्रति बनाना कहलाता है? तो अगर कोई मूल सॉफ्टवेयर है उसकी आप कॉपी बना रहे हो उसे पायरेसी कहा जाएगा। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है आरपीएम में। ठीक है। जब कंप्यूटर को Ctrl+ALT+del की द्वारा ऑफ किया जाता है तो यह कहलाता है वार्म बूटिंग। ठीक है। ईमेल से प्राप्त संदेश दिखाई देते हैं मेल बॉक्स के मैसेज विंडो में। कंप्यूटर मॉनिटर का आकार मापा जाता है मॉनिटर के विकर्ण डायगोनल की लंबाई में। अगला है इंटरनेट के प्रयोग के समय किए जाने वाले अपेक्षित व्यवहारों और नियमों का समूह कहलाता है नेटिकेट। अगला प्रश्न विविध से देखते हैं। कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकरदेव द्वारा वैष्णव विश्वास के प्रचार के लिए शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश की गई? उसका नाम है आपका शास्त्रीय। अगला है बथु कम्मा फूलों का एक रंगीन तथा जीवंत त्यौहार है जो मनाया जाता है तेलंगाना में। यक्षगान किस राज्य की प्रचलित लोक कलाओं में प्रमुख है? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेले का आयोजन होता है गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में। तो एक प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, अम्बुबाची मेला कहाँ है? गुवाहाटी यानी असम में मनाया जाता है। ठीक है। और ये मंदिर आपका जो कामाख्या मंदिर कहाँ है? वो कहाँ है? गुवाहाटी असम में। अगला है भगवान कृष्ण की पूजा गुरुवायूरप्पन के रूप में की जाती है। तो केरल के गुरुवायूर में स्थित है ये मंदिर भगवान कृष्ण का, जहाँ पे ये पूजा की जाती है। अगला है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में ये विभाजित है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक के लेखक हैं चित्तरंजन दास। ठीक है। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो बना था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। तो इसी के साथ हमने जो है फार संग्रह हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और आगे भी आपको पूरा सीरीज इसकी मिलेगी फार संग्रह की। साथ में जो वन लाइनर आते हैं मंथली मैगजीन में वो भी आपको मिलेगी। ठीक है। तो ताकि वीडियो आपको मिले और आप टाइम से चीज़ करते रहें तो उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और एक बात आपको और बता दूं कि आप देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में, क्योंकि ये एक तरीके से हमारे वही जीएस के प्रश्न होते हैं बट कहीं न कहीं चर्चा में रहते हैं, तो वो प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर जो है पूछ लिए जाते हैं। कहीं या कहीं किसी जो करंट एग्जाम में आए रहते हैं तो वो कुछ क्वेश्चन इसमें डाल दिए जाते हैं। इससे एक्चुअली क्या होता है, हम पढ़े तो रहते हैं बट इस वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें क्या होती हैं, हमें टाइम पे रिकॉल होती रहती, याद होती रहती है। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।